हेलो बच्चों। तो हम लोग पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। उसको कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग। आज की क्लास में बेसिकली जो है एम्ब्रियो कैसे डेवलप होती है और पॉली एम्ब्रियो एपोमिक्सिस वगैरह कैसे होती है ना, और डाइकोटिलेडोनस सीड मोनोकोटिलेडोनस सीड कैसे रहती है, उन सब के बारे में आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में देखते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होती है और कैसे उसके आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें देखिए इधर भ्रूणी विकास, यहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं कि भ्रूण का विकास कैसे होता है। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि भ्रूण जो बनती है वो बनती है किसके परिणाम स्वरूप बनती है, डबल फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप बनती है। मतलब हम देखे थे कि एक मेल गेमिट जो रहती है वो एग सेल के साथ में जब फ्यूजन होता है इसका, तो क्या बनती है, तो इससे बनती थी क्या, जाइगोट। और यही जाइगोट जो रहती है किस में बदल जाती है, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो का मतलब क्या है, भ्रूण में बदल जाती है, ठीक है। एक और मेल गेमिट जो रहता था वो क्या करता था, एक मेल गेमिट और रहता था, वो क्या कर रहा था, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूजन कर रहा था। किसके साथ में, पोलर न्यूक्लियाई। तो इसके साथ में जब फ्यूजन करता था तो क्या बनता था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता था। और यही जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो रहता है किसको, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था, किसको, पोषण प्रदान करता था, किसको, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो रहती है उसको। तो आज बेसिकली हम लोग भ्रूण की विकास कैसे होती है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं, भ्रूण जो रहती है, भ्रूण थैली के माइक्रोपाइलर अंत में विकसित होता है जहां युग्मनज स्थित होता है। मतलब ये है कि जो माइक्रोपाइलर एंड होते हैं उधर की ओर में ही डेवलपमेंट होंगे, और यहाँ यहीं पर क्या होगा, जाइगोट होगा। और जाइगोट से ही क्या बनती है, एम्ब्रियो बनती है, बात जानते हैं। अधिकांश युग्मनज जाइगोट कुछ एंडोस्पर्म के गठन के बाद ही विभाजित होते हैं। इससे विकासशील भ्रूण को पोषण मिलता है। सीधी सी बात है, पहले एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए जो न्यूट्रिशन या जो पोषण चाहिए, वो जो पोषण प्रोवाइड करेगा, देगा, उसका बनना पहले जरूरी है। मतलब पहले ये बनती है। तो क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा कि यहाँ से ज्यादातर जगह में, मतलब ज्यादातर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें पहले ये बनेगी कौन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आफ्टर दैट क्या कौन बनेंगी, ये बनेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। तो पहले कौन बनती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनती है, फिर सेकंड में कौन बनती है, जाइगोट या एम्ब्रियो, है ना, बनते हैं। तो ये बात याद रखना है। आगे देखें, मोनोकॉट और डाइकॉट में बीज बहुत भिन्न होते हैं, लेकिन भ्रूणीकरण प्रारंभिक भ्रूण विकास समान होता है। तो ये बात याद रखना है। सीधी सी बात है, मोनोकॉट में अलग टाइप के रहेंगे और डाइकॉट में अलग टाइप के रहेंगे, लेकिन इन दोनों का जो जो इनिशियल वाला जो डेवलपमेंट है, प्रारंभिक भ्रूण विकास जो है, दोनों में क्या होती है, समान समान होती है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं हम लोग यहाँ से डायग्राम से कि जब युग्मनज बनती है, युग्मनज मतलब जाइगोट, तो जाइगोट से सबसे पहले क्या बनती है, प्रो एम्ब्रियो बनती है। क्या बनती है, प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। यहाँ पर तो लिखा है ना, यहाँ से हम देख सकते हैं प्रो एम्ब्रियो सबसे पहले बनती है। फिर प्रो एम्ब्रियो के बाद में क्या बनती है, गोलाकार बनती है, मतलब ग्लोब्यूलर बनती है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। फिर उसके बाद में बनती है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। फिर उसके बाद में बनते हैं क्या, मेच्योर एम्ब्रियो। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस पूछ सकते हैं, तो इसलिए याद रखना है, प्रो एम्ब्रियो पहले बनती है, युग्मनज के बाद में। युग्मनज का मतलब क्या होती है, जाइगोट। तो यही जाइगोट जो है फर्टिलाइजेशन या बोल सकते हैं निषेचन के बाद जो बनी थी, उसी में डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बनती है, प्राइमरी एम्ब्रियो बनती है। फिर वही क्या कौन सा रूप ले लेती है, गोलाकार। हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनती हुई दिखाई दे रही है। फिर बाद में हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन रही है। फिर बाद में क्या बनती है, मेच्योर एम्ब्रियो बनती है। तो बेसिकली ये है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस हमें याद रहना चाहिए। करेक्ट सीक्वेंस से क्वेश्चन आने के चांस है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी इधर से उधर करके मिसमैच देंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए याद रखना है ना, क्लियर याद रखना है इस सीक्वेंस को, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं। अब हम लोग भ्रूण विकास में एक्चुअल में दो टाइप के यहाँ पर भ्रूण उत्पन्न होती है, एक होती है मोनोकॉट में और एक होती है डाइकॉट में। तो जो डाइकॉट में या द्विबीजपत्री में जो भ्रूण बनती है वो कैसे दिखाई देती है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें एक भ्रूण अक्ष और दो बीजपत्र होते हैं। एक इसमें एक भ्रूणी अक्ष और दो क्या होंगे, बीजपत्र। क्यों, क्योंकि डाइकॉट है। तो डाइकॉट को हम जानते हैं, डाइकोटिलेडोनस जो होती है उसमें दो बीजपत्र होते हैं। मतलब ये है कि जब हम उसको छीलेंगे तो बीचों बीच से क्या निकलेगा, दो कोटिलेडन्स निकलते हैं। मतलब इधर और इधर दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है वो। तो दो बीजपत्र होते हैं और एक भ्रूणी अक्ष होता है, इसी को हम लोग भ्रूणी अक्ष बोलते हैं। जबकि ये दोनों जो है उसको हम लोग बीजपत्र बोलते हैं, ठीक है। बीजपत्र के स्तर के ऊपर भ्रूण अक्ष का हिस्सा एपिकोटाइल होता है, जो प्लूमूल स्टेम टिप के साथ समाप्त होती है। बीजपत्र के स्तर के नीचे का बेलनाकार भाग हाइपोकोटाइल होता है, जो रेडिकल जड़ की नोक के साथ समाप्त होता है। जड़ की नोक एक रूट कैप
के साथ कवर की गई है। देखो क्या है, टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो को हम देखें, इसकी बात करें तो जो रेडिकल होती है, ये रेडिकल मतलब इसको हिंदी में हम लोग मूलांकुर बोलते हैं, मूलांकुर, ये मूलांकुर है। और इसके जो ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है, ये वाला हिस्सा, इसको प्लूमूल या हम बोल सकते हैं क्या प्रांकुर, जो भविष्य में जब जर्मिनेट होती है तो यही प्रांकुर जो है आगे चल के बनाती है तना या स्टेम बनाती है। जबकि मूलांकुर से क्या बनते हैं, मूल बनते हैं। मूल मतलब क्या होती है, जड़, मूल या जड़ बनते हैं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा रहता है हाइपोकोटाइल रहता है, और इसके पीछे वाला हिस्सा क्या रहता है, कॉटिलिडेंस बोलते हैं। मतलब एक्चुअल में ये कॉटिलिडेंस, ये बीज पत्र बनती है ना, जाके बाद में इसके ऊपर में रहते हैं ये हाइपोकोटाइल वाले रीजन। तो मैच द कॉलम वाले या जो डायग्रामेटिकली बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो इसको देंगे प्लूमूल और ये सब चीज कहाँ कहाँ पर होती है ABCD करके लिख देंगे, तो इससे हमें बनाना है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये सारी चीजें होती है। तो एक चीज और जानना है यहाँ पर, एक विशेष स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम लोग रूट कैप। तो देखो क्या है, मिट्टी के अंदर में जब जड़ बनाती है, रेडिकल के लंबा होने से ही जड़ बनती है। तो रेडिकल जब लंबा होती है, मूल बनाते रहती है, तो मूल की जो कोशिकाएं वो डैमेज न हो करके इसके ऊपर में क्या बनी हुई रहती है, रूट कैप लगी हुई रहती है, ताकि वो उस टाइम में ये इसको डैमेज से बचा सके। तो ये भी याद रखना, रूट कैप के बाद में रेडिकल है, और इधर प्लूमूल जो है कॉटिलिडेंस के ऊपर में है, और ये हाइपोकोटाइल वाला जगह है, ठीक है। एलएस ऑफ ग्रास एम्ब्रियो, ये मोनोकॉट का रूट का, मोनोकॉट का क्या है, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। तो मोनोकॉट में इस टाइप का दिखाई देती है, उसमें एक विशेष स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं स्कूटेलम, ठीक है। ये क्लास 11th में भी है स्कूटेलम के बारे में, कि ये जो रहती है स्कूटेलम, इसको अलग से कवरिंग करने का काम करती है कॉटिलिडेंस को, ठीक है। ये कोलियोप्टाइल है, सूट अपेक्स है, एपीब्लास्ट सेल लगी हुई है यहाँ पर, रेडिकल, रूट कैप और कोलियोराइजा सेल्स हैं। तो अलग अलग सेल का यहाँ पर ग्रुप है ना, और इसको ABCD करके देंगे तो ऐसा टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, है ना। तो ये पूरे बात बता दिया मैंने, है ना। और कौन कैसे दिखाई देता है वो भी जान गए हम लोग, बेलनाकार भाग कौन सा है, हाइपोकोटाइल कैसे दिखती है, और ये सब चीज़ प्लूमूल और वो सब चीज़ क्या होता है। तो मेरे ख्याल से पूरा डायग्राम और ये सब चीज़ समझ आया होगा। इसके आगे और देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मोनोकॉटिलिडनस सीड। तो मोनोकॉटिलिडस में क्या है, देखो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन तो हम पहले देख चुके हैं, कंपैरिजन देखें दोनों में। तो मोनोकॉटिलिडनस में और क्या होती है, इसका थ्योरी जानते हैं हम लोग। क्या है, उनके पास केवल एक बीज पत्र है। घास परिवार के बीज पत्र को स्कूटेलम कहा जाता है। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि घास परिवार, जो घास फैमिली के जो बीज पत्र होते हैं कॉटिलिडन्स, उसको क्या बोलते हैं करके, एक बड़ा ढाल आकार का जो है बीज पत्र पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्कूटेलम। और किस में रहती है वो, घासों में रहती है, ग्रासेस में पाई जाती है, ठीक है। ये भ्रूण अक्ष के पार्श्व में स्थित होती है। इसके निचले सिरे पर भ्रूण अक्ष में रेडिकल और रूट कैप होता है, जो कोलियोराइजा एक अविभाजित म्यान में संलग्न होता है। मतलब ये जो कोलियोराइजा अविभाजित म्यान का मतलब एक्चुअल में ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसके ऊपर में रेडिकल और रूट कैप रहते हैं, इसके जस्ट ऊपर में। और बाकी जो एपीब्लास्ट, सूट अपेक्स, कोलियोप्टाइल, ये सब चीज जो है अलग अलग जगह में स्ट्रक्चर इसके बने हुए हैं, इसे हम देख सकते हैं। स्कूटेलम के लगाव के स्तर के ऊपर भ्रूणी अक्ष का हिस्सा एपिकोटाइल है। इसमें एक सूट अपेक्स और कुछ लीफ प्राइमोडियम, यहाँ पर ये जो एपीब्लेट सेल होती है, यहाँ पर सूट अपेक्स के साथ में यहाँ पर लीफ प्राइमोडियम होती है, लीफ प्राइमोडियम ये भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो कोलियोप्टाइल एक खोखले पर्ण संरचना में संलग्न होती है। मतलब ये है कि जब पत्ती निकलने से पहले स्ट्रक्चर जब ढकी हुई रहती है, वैसा टाइप का स्ट्रक्चर एम्ब्रियो के अंदर भी दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो जब डेवलप रहेगा तो एम्ब्रियो का एक्सिस ही बड़ा होता है जब घास निकलती है उस टाइम में। तो वो जो रहती है घास जो रहती है, हमेशा देखना घास को इसके ऊपर में ऐसा टाइप का, फिर ऐसा टाइप का, मतलब ये है कि स्टेप नुमा ऐसे चलते रहती है और इस टाइप से वो लोग निकलते रहते हैं। तो जो ये वाला बात बता रहे हैं वो लीफ प्राइमोडियम होती है, इन्हीं से लीफ जनरेट होते हैं। क्योंकि ग्रासेस में जनरली लीफ ही बस रहती है, लीफ ज्यादातर रहती है, उसमें फ्लावरिंग वगैरह किसी किसी में बस में होता है। तो ज्यादातर संरचना लीफ प्राइमोडियम से ही डेवलप होती है, क्या, लीफ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आएगा। इसमें से इंपॉर्टेंट ये है कि इसको टेलम को याद रखना है, ठीक है। इसके आगे और देखें अगला। अब हम जानते हैं बीजांड से बीज कैसे बनती है, ठीक है। अब बीजांड से बीज बनने के प्रोसेस को भी जानेंगे हम लोग। तो बीज फलों के अंदर बनने वाला निषेचित बीजांड है। मतलब ये है कि बीज किससे बनती है, तो बीज का जो निर्माण है वो किससे होता है, बीजांड से ही बीज बनते हैं। और निषेचन होने के बाद में बीज फलों के अंदर बनने वाला निषेचित, मतलब निषेचित का मतलब मेल गेमेट फ्यूजन किया है तब जाके बनती है बीज, वरना फिर बीज नहीं बन पाएगी, बीज निर्माण नहीं होगा। यह लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद है ना। शुरू वाले क्लास जब हम लोग शुरू किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें सबसे शुरू में यही बात बताते हैं
क्या कि अंडाशय से क्या बनती है फल, जबकि बीजांड से क्या बनते हैं बीज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, ये अंतिम उत्पाद होती है कौन, बीज निर्माण। क्यों, क्योंकि इसी में तो नेक्स्ट जनरेशन रहती है, इसी को हम जर्मिनेट करवाते हैं, फिर से नया पौधा बनती है। इसमें बीज कोट, सीड कोट और बीज पत्र और भ्रूण अक्ष होते हैं। तो तीन चीजें होती है, सीड कोट और कोटिलिडन्स होते हैं एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। कोई भी सीड को हम देखो जर्मिनेट करके मतलब तोड़ के ऐसे देखेंगे डाइकॉट सीड को, तो देखो ये दो पत्र दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो जो ऊपर वाला जो छिलका वाला भाग है, जो छिलका निकलता है, जैसे मटर का छिलका या चना वगैरह का छिलका ले लो, अरहर का छिलका ले लो, ये सब डाइकॉट प्लांट है, डाइकॉट सीड। तो उसमें जो छिलका निकलती है वो क्या है, सीड कोट है। तो सीड कोट के बाद में जो अंदर में रहती है वो है कोटिलिडन्स, और ज्यादातर जो सीड रहते हैं इस कोटिलिडन्स वाले भाग में ही, यहीं पर भोज्य पदार्थ संचित रहता है। कौन से भाग में, कोटिलिडन्स में। तभी तो हम बोलते भी हैं, जैसे जो ग्रेन्स खाते हैं, जैसे कि मान लो अरहर खाते हैं, तो उसमें प्रोटीन जो रहती है तो ये कोटिलिडन्स वाले भाग में ही स्टोरेज रहती है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा और जो पार्ट होता है वो रहता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो भाग होते हैं, एक एपिकोटाइल और दूसरा कौन सा, हाइपोकोटाइल। तो यहाँ से हम देखे भी क्या, देखो ये हाइपोकोटाइल वाला जो रीजन था ये था, है ना, और इसके ऊपर की तरफ जो रहती है वो एपिकोटाइल होती है। एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल दो भाग रहते हैं इसके, ठीक है। इसके आगे और जानते हैं हम लोग, ठीक, ये दोनों समझ आ गया। उसके बाद हम लोग और भी कुछ है ना मोनोकॉट सीड से कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए इधर भी, इधर एपिकोटाइल वाला रीजन बना हुआ है, इधर हाइपोकोटाइल है, और हाइपोकोटाइल के जस्ट नीचे वाला रीजन क्या है ना, ऐसे एच आर से इधर याद रखना है, इधर क्या रखना है ई, और है ना पी से याद रख सकते हैं, ई पी से, क्योंकि प्लूमूल वाला रीजन रहता है, इधर की ओर में प्लूमूल बनते हैं, यहाँ पर प्लूमूल रहती है, प्लूमूल। तो एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल वाला रीजन इधर है ना, रेडिकल इधर है, हाइपोकोटाइल के जस्ट नीचे। कोटिलिडन्स तो ये होती है जानते ही है, ये एंडोस्पर्म है जो है ना, एंडोस्पर्मिक सीड होती है। मोनोकॉट जो होती है एंडोस्पर्म उसमें रिजर्व मटेरियल के रूप में रहता ही है, जबकि इसमें पूरा कंज्यूम हो गया रहता है डाइकॉट में, ठीक है। बीज पत्र सरल होते हैं, आमतौर पर भंडारण भोज्य फलियों के रूप में के कारण मोटे और सूजे हुए होते हैं। यही वाला जो है मोटा क्यों होता है, क्योंकि इसी में संचित भोजन है ना उपस्थित रहते हैं। जैसे हम लोग कुछ का देख सकते हैं, यहाँ पर बीन का सीड दिखाया है, यहाँ पर एक कॉर्न का सीड है, कॉर्न मतलब वही भुट्टा का सीड है। तो भुट्टे के सीड के अंदर में ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसमें एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल रेडिकल कोटिलिडन सीड कोड, ये बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बने हुए रहते हैं। इन सब का नाम जो है लेबलिंग याद रखना है कि कौन क्या क्या होती है। तो जनरली जब ऐसे टाइप का डायरेक्ट डायग्राम आता है तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, पहले वर्ड को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। EHRCS ऐसे याद कर सकते हैं, तो इसमें पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके आगे और देखते हैं। बीजांड से बीज के निर्माण में देखें, परिपक्व बीज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गैर एल्ब्यूमिनस बीज होते हैं, और दूसरा होता है एल्ब्यूमिनस सीड। देखो सीड जब बनती है, तो सीड बनती है तो उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल तो रहते हैं, लेकिन उसके अलावा बीज में जब ये बीज जर्मिनेशन होते रहता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम में जब सीड फॉर्मेशन होते रहते हैं, सीड बनते रहती है, तो उस टाइम में इसको जो खाना देते रहते हैं वो खाना कभी कभी बच जाते हैं, कभी कभी किसी में नहीं बचते, किसी में बचते हैं। तो गैर एल्ब्यूमिनस बीज जो होते हैं, गैर एल्ब्यूमिनस का मतलब ये है कि इसमें जो एंडोस्पर्म होंगे या बोल सकते हैं भ्रूणपोष, ये क्या हो जाती है, अब्सेंट हो जाती है। जबकि इसमें एल्ब्यूमिनस सीडों में यहाँ पर एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एम्ब्रियो को, वो क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। मतलब हम बोले कि भ्रूणपोष जो रहती है कोई बीजों में क्या होती है, पूरी तरीके से यूज हो जाती है, और कोई में क्या रहती है, प्रेजेंट ही रहती है, पूरी तरीके से उपयोग नहीं होती। तो ऐसे बीजों को हम लोग गैर एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। उनके पास कोई अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं है, मतलब एंडोस्पर्म अब्सेंट हो जाती है, क्योंकि यह भ्रूण के विकास के दौरान पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। सीधी सी बात है, भ्रूण को डेवलपमेंट करते टाइम में पूरा न्यूट्रिशन पोषण को देते रहती है, तो उस टाइम में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे कि कौन, तो मटर, मूंगफली, बीन्स वगैरह, या बोला जाए कि जो डाइकॉट सीड होते हैं ना, डाइकोटिलिडनस सीड, वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेते हैं इसको, एंडोस्पर्म को, इसलिए एंडोस्पर्म अब्सेंट रहती है, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन जो होती है, कैस्टर जो होती है, अरंड वगैरह, है ना, अरंड, ये क्या रहती है, ये तो रहती है डाइकॉट, लेकिन इसके अंदर में एंडोस्पर्म जो रहती है, क्या रहती है, एंडोस्पर्म, ये अब्सेंट हो जाती है, ठीक है, मतलब इसमें प्रेजेंट रहती है। एंडोस्पर्म इसमें क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, किसमें, अरंड जो होती है उसमें, ठीक है। यहाँ पर और भी देख सकते हैं, वे कुछ एंडोस्पर्म बनाए रखते हैं, मतलब एल्ब्यूमिनस सीड जो रहती है कुछ एंडोस्पर्म बना के रखती है,
जैसे गेहूं, मक्का, जौ, अरंडी, नारियल। और देखो यहाँ पर लिखा है अरंडी जो होती है डाइकॉट होती है एक्चुअल में, लेकिन इसमें क्या रहती है, एल्ब्यूमिनस होती है, मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहते हैं। सूरजमुखी, नारियल वगैरह। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये क्या होती है, मोनोकॉट सीड है। ये क्या है, मोनोकॉट सीड होती है एक्चुअल में, ठीक है, जिसके अंदर में क्या रहती है, एल्ब्यूमिनस बीज है, मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहती है। लेकिन यहाँ पर भी इसका एक्सेप्शन आता है। तो एक्सेप्शन है ऑर्किड, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, ये क्या है, मोनोकॉट। तो मोनोकॉट है तो इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें एब्सेंट रहती है एंडोस्पर्म, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है ना। इसके अलावा देखो एल्ब्यूमिनस, गैर एल्ब्यूमिनस में उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। गैर एल्ब्यूमिनस का सीधा सा मीनिंग है कि इसमें एंडोस्पर्म जो रहेंगे सीधा पूरे यूटिलाइज हो जाएंगे, जबकि इसमें एंडोस्पर्म बचे हुए रहते हैं। मतलब ये है कि सीधा है ना, एक एक ही बस लाइन याद रखना है। उसके अलावा गैर एल्ब्यूमिनस जो होती है, देखो डाइकॉट में दो कॉटिलिडेंस है, मतलब ज़्यादा है दो, और एक इसमें एक ही के कॉटिलिडेंस है। तो दो कॉटिलिडेंस को डेवलप करने में पूरा पूरा कंज्यूम हो जाती है ये एंडोस्पर्म, इसीलिए एब्सेंट हो जाती है। जबकि इसमें क्या है, एक ही क्या है, कॉटिलिडन या बीज पत्र है, इसकी वजह से कंज्यूम नहीं हो पाती, तो इसमें बची रहती है। तो इसका भी याद रखना है हमें, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं। बीजांड से बीज निर्माण में परिपक्व बीज दो प्रकार के होते हैं, गैल्ब्यूमिनस है ना, ये सब चीज वही है, सेम टू सेम बातें हैं यहाँ पर। कुछ डायग्राम यहाँ पर एनसीईआरटी का दिया गया है, इनको देखना है कि जैसे प्याज को काट के देखते हैं तो ये प्याज का डायग्राम है, बीन्स का है। तो यहाँ पर कौन कौन से कोटिलिडन्स क्या क्या कौन सी जगह में होती है, उन सबको एक बार देखने, क्योंकि डायग्रामेटिकली जब क्वेश्चन आएंगे तो लेबल देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो लेबल देने का काम करते हैं, तो यहाँ से याद रखना है। यहाँ से एक चीज और याद रखना है, ये जो गेहूं का जो दिखाया है ना, यहाँ पर एल्यूरॉन लेयर होती है, एल्यूरॉन लेयर। और एल्यूरॉन लेयर जो रहती है ना, यहाँ पर ये प्रोटीन से बनी रहती है ना, ये कई कई एग्जाम पूछते हैं, इसलिए बता दिया। यहाँ पर एल्यूरॉन लेयर किसकी बनी रहती है, प्रोटीन की। और एल्यूरॉन लेयर में जो रहती है ना, पोलाइडी 3N रहती है, ये भी जानना है। एल्यूरॉन लेयर जो रहती है वो प्रोटीन का एक लेयर है। क्यों, क्योंकि देखो ये जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसमें मोनोकॉट में गेहूं से, लेकिन प्रोटीन का भी एक लेयर पाई जाती है, तो प्रोटीन रहती है। और इसी की वजह से जब गेहूं का आटा बनता है, तो जब गुथते हैं उसको, तो उसमें चिपचिपाहट वाला जो गुड़ आती है ना, इन्हीं के कारण आती है, क्योंकि प्रोटीन है ये। तो प्रोटीन की वजह से ही वो वाला गुड़ आता है, इसी की वजह से तो आटा बन पाता है, वरना आटा नहीं बन पाता। तो एलुरॉन लेयर जो रहती है 3N कंडीशन में रहती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। और इसमें देखो ये कोलियोप्टाइल, प्लूमूल, रेडिकल, कोलियोराइजा, और ये जब स्कूटेलम वगैरह है ना, ये सब चीज याद रखना है, मोनोकॉट्स में ये सब चीज रहती है, ठीक है। एंडोस्पर्म वगैरह तो पहले जानते हैं, इसकी भी पोलैरिटी 3N ही रहती है। पेरिकार्प जो रहती है इसको कवरिंग करने का काम करती है। तो ये सब डायग्रामेटिकली बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, है ना, इससे याद रखना है। इसके आगे और देखें। कभी कभी कुछ बीजों, काली मिर्च, चुकंदर आदि में न्यूसेलस से भी के भी अवशेष लगातार बने रहते हैं, इसे पेरिस्पर्म कहा जाता है ना। अभी तक तो इसमें से दे नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि देखो अभी तक तो क्या बचता था, एंडोस्पर्म बचता था, लेकिन एंडोस्पर्म के अलावा न्यूसेलस भी बच जाती है किसी किसी में, है ना। न्यूसेलस भी किसी किसी में बच जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं, पेरिस्पर्म। याद रखना, जैसे हम लोग गैर एल्ब्यूमिनस या एल्ब्यूमिनस बोल रहे थे ना एंडोस्पर्म के बचने या ना बचने को, वैसे ही यहाँ पर भी न्यूसेलस यदि बचता है, तो न्यूसेलस के बचने वाले को हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म, या इसको हम बोलेंगे मतलब कौन कौन किसमें किसमें बचती है, तो काली मिर्च है ना, काली मिर्च और दूसरा कौन सा, चुकंदर, इन दोनों को याद रखना है। इन दोनों में न्यूसेलस भी बची हुई रहती है, ठीक है। ये पेपर सीड वगैरह है ना, इसमें देखते हैं। इसके अलावा और देखें, बीजांड के पूर्णांक कठोर सुरक्षात्मक बीज कोट के रूप में कठोर हो जाते हैं। इसमें एक छोटा सा छिद्र माइक्रोपाइल होता है, जिसके माध्यम से अंकुरण के दौरान O2 और पानी बीज के अंदर प्रवेश करते हैं। तो देखो ये याद रखना है कि माइक्रोपाइलर जो इंड रहते हैं, यहाँ पर छोटा सा छिद्र रहता ही रहता है। जैसे हम चने को देखेंगे, चना में वहां पर छोटा छोटा ऐसे छिद्र रहता है बाहर की ओर में, वो दो छिद्र रहते हैं, उसी के द्वारा वो पानी और ऑक्सीजन वगैरह को लेती है। तो पानी और ऑक्सीजन बीज के अंदर तभी प्रवेश कर पाएंगे जब उसमें कोई ना कोई छिद्र होगा। तो जो छिद्र रहती है वो क्या रहती है, माइक्रोपाइल नाम का एक छिद्र रहती है, उसी के द्वारा क्या रहते हैं, अंदर जाते हैं पानी और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये भी समझ आया होगा मेरे ख्याल से। ये सब डायग्राम दिया भी गया है, यहाँ से देख सकते हैं। पीनट सीड, एरेकिस हाइपोजीनस, मतलब ये पीनट का है, मतलब मूंगफली का सीड को दिखाया, ठीक है। इसके आगे और देखें।
ठीक है, इसमें भी देखते हैं। जैसे बीज परिपक्व होते जाता है, अब देखो बीज परिपक्व होता जाएगा तो लगातार उसका जो वेट रहता है ना कम होते जाता है, तो उसको भी जानते हैं। बीज परिपक्व होता है तो यह पानी की मात्रा द्रव्यमान द्वारा 10 से 15% नमी को कम करके शुष्क हो जाता है। भ्रूण की चयापचय मतलब उपापचय गतिविधि भी धीमी हो जाती है या निष्क्रियता की स्थिति में प्रवेश कर लेते हैं, मतलब प्रसूति अवस्था में चला जाता है बीज, डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, यदि उसको नमी वगैरह मिलेगा तो नमी पर्याप्त नमी बना के रखेगा तो क्या होगा, तुरंत जर्मिनेट हो सकता है। तभी तो जब कोई भी सीड को जैसे मेच्योर हो गया उसके बाद में हम लोग मिट्टी या कहीं पर नमी वाली जगह में रखते हैं तो अपने आप अंकुरण हो जाता है उसमें। तो ये इसी कारण यदि वो प्रसूति अवस्था में जाती है मतलब सोए रहती है तो उस टाइम में उसके जो द्रव्यमान का मतलब वेट होता है उसका 10 से 15% कमी हो जाती है, मतलब नमी को क्या कर देता है, अवशोषित नहीं कर पाता, मतलब इसको ना डिहाइड्रेशन कर देता है, मतलब वाटर को वेपराइजेशन के द्वारा बाहर कर देती है और बीज क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। और शुष्क होने की वजह से वो किसमें चले जाते हैं, डोरमेंसी पीरियड में। और जो एम्ब्रियो रहती है उसके अंदर में तो वो भी जिंदा रहता है लेकिन उसकी चयापचय की क्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और यदि भाई ये चयापचय या उपापचय बंद हो जाएगी मान लो या कम हो जाएगी, पूरी तरीके से कम हो जाएगी, तो ये एम्ब्रियो जिंदा थोड़ी न रहेगी। तो इसकी वजह से भ्रूण की चयापचय जो है ना मतलब उपापचय गतिविधि धीमी होती है। ठीक है, धीमी का मतलब यह है कि वो जिंदा रहेगा, मतलब रेस्पिरेशन वगैरह होते रहेंगे उनके अंदर में, लेकिन ये धीमी हो जाती है इसकी जो ये सब विधि जो है। ठीक है, कौन सी चयापचय जो विधि है ये धीमी हो जाती है गतिविधियां। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं हम लोग। अनुकूल परिस्थितियों में नमी, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान के तहत वे अंकुरित होते हैं। सीधी सी बात है, हम लोग मिट्टी के ऊपर में ऊपरी हिस्से में यदि बीज को फेंक देंगे और उसके बाद पानी डालेंगे तो जर्मिनेट होने का चांस बहुत कम है एज कम्पेयर टू थोड़ा मिट्टी के कुछ स्तर में उसको दबाएंगे तो। मिट्टी के कुछ लेयर में जाके दबती है तब उसको पर्याप्त तो उसको क्या मिलती है, तापमान मिलता है और उसको पर्याप्त ऑक्सीजन, नमी वगैरह सब मिलती है और इसी की वजह से वो क्या हो पाते हैं, अंकुरित हो पाते हैं। ठीक है, तो बीज के अंकुरण का यहाँ पर प्रोसेस भी दिखाया गया है। यदि यहाँ पर बीज है, सीड है, इस सीड से यदि यहाँ पर सीड से नीचे में गिरेगा सीड तो ये क्या होगा, मिट्टी की सतह में आएगी, मिट्टी के कांटेक्ट में आएगी। तो मिट्टी के कांटेक्ट में आने की वजह से देखो धीरे धीरे जर्मिनेट करना शुरू कर दिया। तो जर्मिनेशन के लेयर को पूरा बताया है। तो ये सेम का बीज है, सेम के बीज से ऐसे जर्मिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक बात याद रखना कि जो मेच्योर सीड होते हैं उसमें 10 से 15% पानी की जो कमी है, नमी हो जाती है इसमें, ये याद रखना है। मतलब वो बीज जो है अभी भी कितना परसेंट है, तो यहाँ पर याद रखना 85 से 90% वाटर है उसमें, पानी है। वो शुष्क कितने परसेंट ही हुआ है, 10 से 15% ही नमी है उसमें। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना, इतना परसेंट वाटर अभी बचा हुआ है, तो ये बात भी याद रखना है। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं हम लोग। बीजांड से बीज जब बनती है तो बीज के क्या क्या फायदे हैं उसको भी जानते हैं। क्योंकि परागण और निषेचन पानी से स्वतंत्र है इसलिए बीज निर्माण अधिक भरोसेमंद है। मतलब क्या, परागण के लिए हमें जैविक अजैविक कारकों की जरूरत पड़ती है और निषेचन के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या करते हैं, हम लोग और भी प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सब में निषेचन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है जबकि इसमें निषेचन के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि परागण के द्वारा पराग कणों का वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो फिर क्या हो जाती है, उसके लिए दो मीडियम होते हैं, जैविक एवं अजैविक कारक होते हैं। पानी में पानी की जरूरत पड़ती नहीं है निषेचन के लिए, इसीलिए बीज निर्माण जो है अधिक हो जाती है, मतलब और अधिक भरोसेमंद हो जाती है, मतलब बीज बनेगा ही बनेगा ऐसा हम लोग मान कर चलते हैं। और हम जानते भी है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो सीड फॉर्मेशन होती है, बीज निर्माण, वो बहुत ही दूसरे के कंपैरिजन में अधिक अच्छे तरीके से हो सकती है, तो उसको याद रखना है। ठीक है, नए आवासों के फैलाव के लिए बेहतर अनुकूली रणनीतियां या प्रजातियों को अन्य क्षेत्रों में उपनिवेश बनाने में मदद करता है। सीधी सी बात है, कहीं पर बंजर जमीन है, पड़ा हुआ है, वहां पर सीड को जर्मिनेट करवाना तो ऐसे फेंक देंगे तो सीड भी जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाने में, फैलाने में, सब में सीड को हम लोग आसानी से इजिली कैरी करके इधर से उधर लेके जा सकते हैं आसानी से। ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में क्या होता है, वो जहां पर पानी रहती है वहीं पर ही उगते हैं उन लोग, पानी नहीं रहेगी तो क्या होगा, उगेंगे भी तो ये निषेचन वगैरह या नेक्स्ट जनरेशन वाला तो चीज होगा ही नहीं उसमें। क्यों? क्योंकि निषेचन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है उसमें, पानी की, जबकि इनमें पानी की जरूरत नहीं है। उनके पास खाद्य भंडार है इसलिए नव अंकुरों को तब तक पोषित किया जा सकता है जब तक कि वो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम ना हो। मतलब ये रहती है कि सीड के अंदर में चाहे वो एल्ब्यूमिनस सीड हो चाहे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हो, उसके अंदर खाने वाला चीज रहता ही है। क्यों? क्योंकि भाई जब जर्मिनेट करेगा तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, तो एनर्जी कहाँ से आएगा, खाने से।
तो खाने को क्या करती है, ये रिजर्व करके रखे रहती है ताकि जब तक वो अंकुरित ना हो जाए, और अंकुरित होने के बाद में प्रकाश संश्लेषण करने लग जाती है, उसके बाद ही क्या होता है, उसके बाद ही यहाँ पर क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण करने के बाद भी खाद्य पदार्थ को नया संचित करते रहता है। ठीक है, इसके आगे और देखें बीज के क्या क्या फायदे हैं। तो बीजांड से बीज जब बनती है तो उस टाइम में बीज के क्या क्या फायदे हैं और भी देखते हैं। तो कठोर बीज कोट युवा भ्रूण की रक्षा करता है, सीधी सी बात है, अंदर में एम्ब्रियो है, सबसे अंदर में इसके एम्ब्रियो रहती है, तो एम्ब्रियो रहती है तो उसको उसकी रक्षा करने का काम भी किसका रहेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग अभी देखे एक डायग्राम बनाए, यहाँ पर कॉटिलिडन्स है मतलब भ्रूण, यहाँ पर बीज पत्र है, और ये बीज पत्र के बीच में क्या है, एम्ब्रियो है, यहाँ पर एम्ब्रियो। तो यहाँ पर एम्ब्रियो को रक्षा करने के लिए दोनों तरफ बीज कोट या सीड कोट लगे हुए रहते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, कॉटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, लैंगिक प्रजनन के उत्पाद होने के नाते वे नए आनुवंशिक संयोजन विविधताएं उत्पन्न करते हैं, सीधी सी बात है, नेक्स्ट जनरेशन इन्हीं के अंदर रहती है, मतलब सीड जो रहती है इसके अंदर में क्या है, नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, और साथ में ये जो है लैंगिक जनन का उत्पाद है, यही कारण है कि इसमें आनुवंशिक विविधता वगैरह होगी, आनुवंशिक संयोजन होंगे। क्यों, क्योंकि दो अलग अलग, जैसे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो दो अलग अलग जगह से आया है, गैमीट आए हैं, दो अलग अलग आनुवंशिक संयोजन होगा, जबकि स्वपरागण में तो स्वयं का है तो उसमें तो आनुवंशिक संयोजन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन पर परागण के केस में आनुवंशिक संयोजन देखने को मिलेगा और वेरिएशन भी दिखाई देंगे, तो वेरिएशन भी उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके आगे और देखें, बीजों के भंडारण के लिए निर्जलीकरण और परिपक्व बीजों की निष्क्रियता महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग पूरे वर्ष भोजन के रूप में किया जा सकता है और अगले सीजन में फसल उगाने के लिए भी किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा गुण है बीजों का, क्या कि अपना डिहाइड्रेशन करके या निर्जलीकरण करके वो सुप्तावस्था में चली जाती है, और सुप्तावस्था में जब जाएगी तो परिपक्व बीज जो है वो निष्क्रिय हो जाएगी, मतलब कुछ समय के लिए क्या होगी, अंकुरित नहीं होगी। वरना क्या है, पौधों की ये खास बात रहती है कि वो लगातार क्या करते हैं, अपने लाइफ साइकिल को चलाते रहते हैं, लेकिन बीज के अंदर में ऐसे गुण हैं जो निर्जलीकरण करके और परिपक्व बीजों की निष्क्रियता महत्वपूर्ण होती है। मतलब ये है कि जैसे मेच्योर होगा वो सीड जो है डोरमेंसी पीरियड में चली जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, और जब ऐसे होगी तो साल भर इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग, खाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, स्टोरेज के रूप में उपयोग कर सकते हैं, अगले साल फसल बोने के रूप में उपयोग कर सकते हैं, तो कई उसके हम लोग उपयोग देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके आगे और देखें। ठीक है, फैलाव के बाद बीजों की व्यवहार्यता क्या होती है उसको भी देखते हैं। कुछ प्रजातियों में बीज कुछ महीनों के भीतर व्यवहार्यता खो देती है, कई प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवित रहने। व्यवहार्यता का मतलब जीवन क्षमता है, यहाँ पर जीवन क्षमता की बात करते हैं। कुछ जो सीड रहते हैं कुछ ही महीनों के अंदर में अपनी जीवन क्षमता को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, लेकिन कुछ में कई वर्षों तक वो सीड जो है बनी रहती है। तो कुछ सीड ऐसे कौन कौन से हैं उसके नाम भी जानते हैं हम लोग। देखो, कुछ बीज सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। सबसे पुराना आर्कटिक टुंड्रा से खुदाई के लिए ल्यूपाइनस आर्कटिकस नाम का एक बीज था, ल्यूपाइनस आर्कटिकस, जो 10,000 वर्षों की निष्क्रियता के अनुमानित रिकॉर्ड के बाद बीज अंकुरित हुआ और खिल गया। मतलब ये है कि ल्यूपाइनस आर्कटिकस नाम का एक, देखो ऐसा सीड था, ये वाला सीड दिखाई दे रहा है, पहले तो हम लोग सिर्फ पढ़ते थे, इधर देख भी पा रहे हैं हम लोग क्या, कि ल्यूपाइनस आर्कटिकस नाम का एक सीड था फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो ये देखो, ये बहुत कितने सालों तक, लगभग 10,000 सालों तक क्या हुआ, तो 10,000 सालों तक यहाँ पर रखा रहने के बावजूद भी इसमें क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ, और जर्मिनेशन होने के बाद में इसमें क्या हो रहा है, फ्लावरिंग आया, इसमें फ्लावर आए। तो बताओ, इतना बहुत लंबे समय तक, लगभग 10,000 सालों तक भी ये क्या रहा, जिंदा रहा। जबकि कुछ बीज ऐसे रहते हैं आजकल तो उसमें कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं तो उसमें जीवन क्षमता ऐसे ही खत्म हो जाती है, लेकिन ये वाला जो बीज था आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश से, आर्कटिक टुंड्रा वो जगह होती है जहां पर नीचे में पूरे ऊपर में बर्फ रहते हैं, नीचे की मृदा जो है मिट्टी वो पूरे बर्फ से ढकी होती है, आर्कटिक प्रदेश कहलाती है। ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश वही है जहाँ की मिट्टी जो है बहुत साल भर बर्फ से ढकी रहती है। किससे ढकी रहती है, बर्फ से। ठीक है, तो उस जगह में खुदाई के दौरान क्या मिला था, ल्यूपाइनस आर्कटिकस नाम का क्या मिला था, प्लांट मिला था, और ये 10,000 वर्षों की निष्क्रियता के बाद में भी क्या हुआ, बीज अंकुरित हुआ और खिल गया। ठीक है, इसके अलावा और जानते हैं हम लोग 2000 साल पुराना जीवन क्षमता वाला बीज खजूर फेनिक्स डेक्टिलीफेरा का है, जिसे मृत सागर मतलब है ना डेड सी के पास राजा हेरोल्ड के महल में पुरातत्विक खुदान के दौरान खोजा गया था। मतलब ये है कि एक राजा का महल था पहले, है ना, राजा लोग क्या करते थे, पहले महल वगैरह को ऐसे जगह पे बनाते थे जहां समुद्र या नेचुरल व्यू हो।
तो ऐसे जगह में इनका महल था, कहाँ, जहां पर सागर था, मतलब पूरा पानी पानी था, लेकिन वो पानी धीरे धीरे यानी समय के साथ साथ सूखता गया, तो वो धीरे धीरे क्या होते गए, उस समुद्र नहीं रहा वो जगह। तो उस जगह में क्या हुआ कि जब पुरातात्विक खुदाई हुआ, पुरातात्विक खुदाई का मतलब ये है कि वहां पर आर्कियोलॉजिकल स्टडी करते हैं कोई भी चीजों के लिए, है ना, सोना चांदी यदि मिल जाए तो है ना सब अमीर बन जाएंगे, ये सब सोच के। तो ये सब चीज करके यदि खुदाई के दौरान ये सब चीज करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज ऐसे मिल जाता है जो जिसका आर्कियोलॉजिकल स्टडी या जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें, है ना, देते हैं, उन साइंटिस्ट लोगों को बुलाकर बात करते हैं, बताते हैं कि ये चीज यहाँ से मिला है करके। तो यहाँ पर भी 2000 साल पहले क्या मिला था, बीज खजूर का, कौन सा, फेनिक्स डेक्टिलीफेरा का, जिसे मृत सागर के पास से निकाला गया। और इस राजा का नाम याद रख लेना है, ठीक है। तो राजा का नाम क्या है, किंग हेरोल्ड था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, ये खजूर का बीज है, इस टाइप का बीज था वो फेनिक्स डेक्टिलीफेरा का। तो इस बीज को अंकुरित कराया गया, तो अंकुरित हुआ और जाके फला भी, ठीक है। तो याद रखना, ये कितने हजार साल पुराना है, 2000, जबकि आर्कटिक टुंड्रा वाला 10,000 है। तो इन दोनों को भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं पर हम लोग एक चीज और जान जाते हैं, ओरोबैंकियन स्टाइग्रा के बारे में। इन लोग परजीवी फल होते हैं, है ना। यहाँ पर फल के बारे में बात करेंगे तब हम उसमें पढ़ेंगे। अभी यहाँ से हम लोग देखें आगे, अंडाशय से जो फल विकसित होती है उसके जानते हैं हम लोग, ठीक है। पहले ही हम जान चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अंतिम उत्पाद क्या होती है, तो वो होती है क्या, सीड। तो ओवरी से पहले क्या बनते हैं, फ्रूट, और फ्रूट के अंदर में ही सीड रहती है। तो ओवरी अंडाशय से फल बनते हैं, और शुरुआत में हम लोग देखे भी थे कि ओवरी से क्या बनेगी, फ्रूट बनेगी, और ओव्यूल जो रहती है ओवरी के अंदर में, उससे क्या बनती है, सीड बनती है, हम लोग जानते थे, ठीक है। अंडाशय एक फल में विकसित हो जाता है। अंडाशय किस में विकसित हो गया है, फल में। बीजांड का बीज में और अंडाशय का फल में परिवर्धन एक साथ होता है, ठीक है। ये भी याद रखना है, अलग अलग नहीं होते, दोनों का डेवलपमेंट एक ही साथ होता है, ठीक है। अंडाशय की दीवार पेरिकार्प फल की दीवार में विकसित होती है। मतलब ये है कि जो ओवरी के जो वॉल रहते हैं, जैसे इंटेग्यूमेंट्स वगैरह की बात करें हम लोग, तो वो सब किस में रहती है, एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये सब पेरिकार्प में बदल जाते हैं, ठीक है। वो फल की दीवार बनती है। फल मांसल भी हो सकती है, जैसे कि अमरूद, संतरा, आम। अमरूद, संतरा, आम को हम लोग, है ना, देखते हैं और खाते भी रहते हैं। तो इसका जो मांसल वाला जो पार्ट रहता है, जैसे कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये पूरा मांसल वाला जो पार्ट है अमरूद में, वो कैसे दिखाई दे रहे, ड्राई नहीं है, ये मांसल है, मतलब ये है स्पॉन्जी टाइप की है ये, मतलब इसको हम लोग आसानी से खा सकते हैं, ठीक है। दूसरा संतरा, तीसरा आम, ये सब चीज को जो है मांसल वाली रहती है, तो इसको हम लोग आसानी से खा सकते हैं। लेकिन जो सूखे बीज रहते हैं इसको खाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्यों, क्योंकि किसी का दांत नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तो वो इसको खा नहीं सकते आसानी से, ठीक है। तो मूंगफली वगैरह रहती है, इसको चबाने की जरूरत पड़ती है, जबकि इसको चबाने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। हम लोग दोनों में कंपैरिजन देख सकते हैं। तो ये मूंगफली, सरसों वगैरह है, इन सब का जो बीज है ना, या बोला जाए फल है, वो फल क्या होती है, सूखी रहती है, जबकि कुछ के क्या रहते हैं, मांसल रहते हैं, मतलब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, ठीक है। ये हम डायग्राम देख भी सकते हैं यहाँ से, पेरिकार्प में एंडोकार्प, मेसोकार्प और एक्सोकार्प वगैरह रहती है। सीड में भी एंडोकार्प, ये अंदर में एम्ब्रियो, सीड कोट, ये सब चीज यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। ये किसका डायग्राम है, ये कमेंट करके बताना है ना, ठीक है। इसके आगे और देखें, अंडाशय से फल बनती है, उसमें देखो फल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। फल कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो कोई कैसे दो प्रकार के, तो सत्य फल पहला वाला, इसमें फल अंडाशय से ही विकसित होते हैं, अन्य पुष्प भाग पतित हो जाते हैं और गिर जाते हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश पौधे, तो ज्यादातर पौधे में सत्य फल ही बनते हैं, ट्रू फ्रूटिंग ही होती है। मतलब ये है कि अंडाशय से ही क्या बनती है, फल। और हम जानते भी है अंडाशय ही फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद में क्या निर्माण करती है, फल। और पौधे के जो अन्य भाग और रहते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, दूसरे जो भी और पार्ट है वो सबका कोई काम नहीं रहता। तो अंडाशय से फल बन जाती है। तो अंडाशय से फल बनने की प्रक्रिया ही क्या है, सत्य फल को डिनोट करता है। मतलब सत्य फल तभी बोलेंगे जब अंडाशय से ही बनेगी क्या, फल। लेकिन कुछ कुछ पौधों में अंडाशय के अलावा दूसरे पौधे के और भी अन्य भाग होते हैं, तो इसमें थैलेमस भी फल बनाने में योगदान देता है, जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी और काजू में। तो सेब, स्ट्रॉबेरी और काजू का जो फल है वो सत्य फल नहीं है, इन लोग झूठे फल है, झूठे। झूठे का मतलब है असत्य फल होती है ये। असत्य फल वो है जो अंडाशय से बिना निषेचन के बनती, अंडाशय के अलावा, अंडाशय के अलावा, अंडाशय के अलावा पौधे के दूसरे भाग, तो कौन से भाग,
तो पौधे के कौन सी भाग, दूसरे भाग, तो दूसरे भाग कौन है, तो दूसरे भाग कौन है, थैलेमस। पौधे के दूसरे भाग कौन है, थैलेमस। तो थैलेमस से बनती है, तो थैलेमस यहाँ पर खाने योग्य भाग होता है। तो नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेब में कौन सा भाग खाने योग्य होता है करके, तो थैलेमस खाने योग्य होता है। न सिर्फ सेब या एप्पल में, उसके अलावा और भी है, स्ट्रॉबेरी वगैरह में भी होती है, और किसमें, काजू में। देखो काजू का डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, काजू में होती है ऐसा, एप्पल में देखो ये है, स्ट्रॉबेरी का डायग्राम है वो। तो ऐसे ये जो तीनों फल होते हैं उन लोग होते हैं असत्य फल, जो अंडाशय के अलावा दूसरे भाग से हो रहे थे, थैलेमस से। एक बार ये डायग्राम भी दिया थे, है ना, नीट ने। तो यहाँ पर एंडोकार्प है, ये वाला मीजोकार्प है, ये थैलेमस है, जो ऊपर का खाने योग्य भाग जिसको खाते हैं हम लोग एप्पल में, वो क्या है, थैलेमस। और सबसे अंदर में उसके क्या रहती है, सीड रहती है, सीड में ही एम्ब्रियो वगैरह सब अंदर में दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं एकिन है, ये एकिन वाला भाग है, ये थैलेमस है। यहाँ पर भी देख सकते हैं रेमिनेट ऑफ कैलिक्स, कैलिक्स वगैरह लोग जो सबसे आउटर लेयर में रहती है वो बच जा गई रहती है, तो थोड़ा दिखाई देती है इसमें सेब को काटने पर। बाकी हम सेब का और भी डायग्राम यदि देखेंगे तो उसमें जो स्ट्रक्चर जो दिखाई देती है खाने योग्य वाला जो भाग रहता है वो थैलेमस ही रहती है, तो इसको याद रख लेना है, ठीक है। इसके आगे और देखें, है ना, इसमें भी जानते हैं हम लोग क्या क्या है। तो देखो अंडाशय से जब फल विकसित होते हैं तो कुछ प्रजातियों में फल निषेचन के बिना, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, निषेचन के बिना विकसित हो जाते हैं। क्योंकि देखो फल क्या होती है, जब निषेचित हो जाता है उसके बाद ही अंडाशय से क्या बनती है, फल। लेकिन निषेचन के बिना भी फल बनते हैं, तो ऐसे फलों को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फल। जैसे कि यहाँ पर केला का डायग्राम देख सकते हैं, बिना निषेचन के बनने वाले फल है ये, किससे, बिना निषेचन। उसके अलावा पाइनएप्पल वगैरह होती है, ये तरबूज वगैरह भी जो है बिना निषेचन के बनने वाले फल है। लेकिन एनसीईआरटी हमें सिर्फ केले के बारे में दिया है, तो इसको हमें याद रखना कि निषेचन के बिना यदि क्या बन रहा है, फल बन रहा है ना, ये बात याद रखना, फल। अभी बीज वाला भी आएगा। अभी क्या याद रखना है कि निषेचन के बिना फल बनती है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फल, ठीक है। बिना निषेचन के फल बनने को हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पिक फल बोलेंगे। पार्थिनोकार्पिक को वृद्धि हार्मोन के आवेदन के माध्यम से प्रेरित किया जा सकता है, ऐसे फल बीज रहित होते हैं। अब देखो ये है कि हम तो जान गए कि बिना निषेचन के क्या बनती है, फल, उसको हम लोग पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन हैं जिसको इंट्रोड्यूस करवा के, जिसको देकर पौधों को हम पार्थिनोकार्पिक फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे फल के जो बीज रहते हैं वहां पर बीज वगैरह नहीं रहेंगे, निषेचन ही नहीं हुआ है, तो कहाँ से बीज बनेगा, निषेचन के बाद ही तो बीज बनते हैं, आफ्टर निषेचन ही बीज बनता है। तो यहाँ पर बिना निषेचन के हम फल विकसित कर पा रहे हैं, तो वहां पर बीज ही कहाँ रहेगा। तो इसका उपयोग बीज रहित खीरा वगैरह, बीज रहित तरबूज बनाने में किया जाता है, किसका, ये पार्थिनोकार्पिक, या बोल सकते हैं हम लोग बिना निषेचन के जो फल निर्माण होती है उसकी, ठीक है। जबकि बिना निषेचन के अभी बीज निर्माण वाला भी बात आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जानना है बिना निषेचन के फल निर्माण की जो विधि है वो क्या है, पार्थिनोकार्पिक है, और इसको वृद्धि हार्मोन के द्वारा दे सकते हैं, तो इसमें बीज रहित फल बनते हैं, ठीक है। इसके आगे और देखें, अगला है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियो, ठीक है। तो एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियो के भी हम जानते हैं। एपोमिक्सिस निषेचन के बिना बीजों का निर्माण है। देखो वो क्या था, पार्थिनोकार्पिक क्या था, पार्थिनोकार्पिक ये है कि निषेचन के बिना फल का निर्माण, और यहाँ पर क्या है, निषेचन के बिना बीज का उत्पादन, बीज निर्माण। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, एपोमिक्सिस, या हिंदी में बोले तो असंग जनन बोलते हैं, असंग जनन। इसमें यह है कि बिना निषेचन के बीज है, जबकि वो वाला क्या था, बिना निषेचन के फल था, पार्थिनोकार्पिक, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। तो एपोमिक्सिस निषेचन के बिना बीजों का उत्पादन है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल को याद रखना है, एस्टेरेसिया और घास को। एस्टेरेसिया और घास की कुछ प्रजातियां ऐसा शो करती है, कैसा, कि बिना निषेचन के क्या बना देती है, बीज निर्माण कर देगी। और यह अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जो लैंगिक प्रजनन की नकल करता है। मतलब ये है, देखो लैंगिक प्रजनन जब होती है तो लैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप क्या बनती है, निषेचन होता है, और निषेचन होने की वजह से क्या बनते हैं, बीजांड से बीज बन जाती है और अंडाशय से फल बन जाते हैं। वही लैंगिक जनन का क्या रहता है, अंतिम उत्पाद। लेकिन यहाँ पर लैंगिक जनन के जैसा ही हो रहा है यहाँ पर चीजें, मतलब यहाँ पर निषेचन नहीं हो रहा है लेकिन सीड निर्माण हो रहा है, मतलब बीज निर्माण हो ही रहा है, निषेचन भले नहीं हो रहा है।
तो ये निषेचन जो है लैंगिक जनन का क्या होती है, लैंगिक प्रजनन में होती है निषेचन, वैसा ही ये निषेचन जो है क्या हो रही है, बिना निषेचन के ही बीज बन रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस बोलेंगे। मतलब उसकी नकल करता है, किसकी, लैंगिक प्रजनन की। मतलब लैंगिक प्रजनन में ही क्या बनते हैं, लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद ही क्या है, बीज निर्माण, सीड फॉर्मेशन। तो इसमें तो क्या हो रहा है, बिना निषेचन के बीज बन रहे हैं, तो उसके जैसा नकल करता है, और ये अलैंगिक प्रजनन का एक रूप होती है। ठीक है, याद रखना, एपोमिक्सिस अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जो लैंगिक प्रजनन की क्या करता है, कॉपी करता है, मतलब नकल करता है। ठीक है, इसके आगे और देखें। अगला है एपोमिस्टिक बीजों का विकास कैसे होती है, उसको भी जानते हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंडा कोशिका नमी कमी विभाजन के बिना बनती है और निषेचन के बिना भ्रूण में विकसित हो जाती है। कुछ प्रजातियों में ऐसा होता है कि एग जो रहती है, एग सेल जो है, इसको क्या होना चाहिए, इसको विभाजन करना चाहिए, लेकिन ये बिना विभाजन के, मतलब 2n कंडीशन में पहले रहती है, और ये इसी से ही क्या कर देती है, भ्रूण में बदल जाती है, मतलब अपने आप भ्रूण में बदल जाएगी वो। क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है, एग सेल को पहले फर्टिलाइजेशन करना था, निषेचन मेल गेमेट के साथ में मिलना था, उसके द्वारा ही तो जाइगोट बनना था और उसी से एम्ब्रियो बनना था। लेकिन कुछ प्रजातियों में क्या होती है कि ये जो है द्विगुणित एग सेल जो रहती है, यही विभाजन करके, है ना, निषेचन के बिना ही भ्रूण में विकसित हो जाती है। तो ऐसे कई प्रजातियां जो है उनका नाम देखते हैं हम लोग। साइट्रस और आम की किस्मों में भ्रूण की थैली के आसपास के कुछ न्यूसेलर कोशिकाएं भ्रूण की थैली में फैल जाती है और भ्रूण बनाती है। इस प्रकार प्रत्येक बीजांड में कई भ्रूण हो जाते हैं, और ऐसे ही को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियो। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की घटना होती है तो इसको हम लोग पॉली एम्ब्रियो कहते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर निषेचन नहीं हो रहा है, लेकिन निषेचन नहीं हो रहा तो उससे पहले क्या होगा, तो ऐसे बनेंगे, तो यहाँ पर तो कुछ न कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता होगा। तो साइट्रस और आम की ऐसे प्रजातियां हैं जिसे भ्रूण की थैली के आसपास, मतलब ये है कि जो एम्ब्रियो सेक होती है अंदर में, एम्ब्रियो सेक जिसके अंदर में बीजांड रहते हैं, उसके आसपास की जो सेल है, जैसे न्यूसेलस वगैरह हो गया, तो न्यूसेलस वगैरह की जो सेल होती है वही क्या हो जाती है, फैलती है, और उसी से क्या बन जाती है, भ्रूण बन जाती है। तो इस प्रकार क्या हो जाएंगे, एक बीजांड के अंदर में एक ही भ्रूण होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे न्यूसेलर सेल भी उसी में शामिल हो गए, तो बीजांड से क्या बन गए, कई भ्रूण बन गए यहाँ पर। ठीक है, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी घटना को हम लोग पॉलीएम्ब्रियो बोलते हैं। तो इसको ना सीधा सा हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक सीड को हम जर्मिनेट करवाएंगे तो उसी सीड से वो नीचे से ही कई ब्रांचेस निकलेंगे वहीं से। क्यों, क्योंकि कई वहां पर भ्रूण है। तो यहाँ से हम कुछ तो देख सकते हैं, जैसे हम लोग सिट्रस प्लांट को देखेंगे, नींबू वंशी पौधों को, तो देखो एक सीड है यहाँ पर, लेकिन इसमें मल्टी एम्ब्रियो होने की वजह से देखो 1 2 3 यहाँ से क्या निकले हैं, यहाँ से डाली निकलती हुई दिखाई दे रही है। जनरली क्या होता है कि एक सीड से एक ही एक्सिस निकलती है, उसके बाद में ब्रांचेस बनते हैं। लेकिन ये जो पॉली एम्ब्रियो वाला जो केस रहता है ना, उसमें क्या होती है कि एक ही सीड रहती है, लेकिन इसके अंदर एम्ब्रियो है, जितने एम्ब्रियो रहेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, स्टेम बन जाएंगे नीचे से ही, है ना। तो देखे होंगे कई आम जो रहती है, आम के प्रजातियों में भी देखना, जनरली आम से एक ही निकलती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक की जगह में 2 3 भी निकलते हैं, किसमें, आम से। उसके अलावा और कौन से हैं, तो नींबू वंशी पौधों की भी बात करते हैं, साइट्रस वगैरह। तो नींबू के जब हम बीज को जर्मिनेट करवाते हैं तो वहां से कई स्टेम निकलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी समझ आया होगा, है ना। और देखते हैं थोड़ा सी और भी बातें हैं यहाँ पर। संकर बीज उद्योग में एपोमिक्सिस का महत्व। एपोमिक्सिस में हम लोग क्या करते हैं उसको जानते हैं हम लोग। यदि संकर के बीज बोए जाते हैं तो संतान में पौधे अलग हो जाएंगे और संकर वर्णों को खो देंगे। संकर बीजों का उत्पादन महंगा है, इसलिए संकर बीज भी महंगे होते हैं। यदि संकरों को एपोमिक्सिस से बनाया जाता है तो संकर संतान में वर्णों का कोई पृथक्करण नहीं होता है, इसलिए किसान नई फसल उगाने के लिए संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं। मतलब जनरली बात क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि देखो क्या होता है, हाइब्रिड वाला धान वगैरह या हाइब्रिड के हम लोग फसल उगाते हैं, लेकिन वो हाइब्रिड के जब फसल उगाते हैं तो क्या होता है, वो बना हुआ रहता है दो अलग अलग किस्मों के चयन से मिलकर बने रहते हैं, मतलब फ्यूजन से बने रहते हैं। तो उसको एक बार हम लोग बीज को बोते हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्शन देता है वो, लेकिन उसको अगले साल हम लोग बीज के तौर पर हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब उनके बीच में इनब्रीडिंग होता है, एक ही टाइप के जब जीन आ गया रहते हैं, मिक्सअप हो गया रहता है, तो उसको जब हम लोग दोबारा अगले साल लगाएंगे तो उसके अंदर के पूरे डोमिनेंट जीन जो हायर प्रोडक्शन दे चुके हैं दोबारा नहीं देंगे। यही कारण है कि दोबारा संकर बीजों को या हाइब्रिड धान या हाइब्रिड गेहूं या हाइब्रिड वाली चीजों को दोबारा नहीं उगा सकते।
लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर जब हम उसको एपोमिक्सिस से यदि बना देंगे, एपोमिक्सिस का मतलब, एपोमिक्सिस का मतलब हम अभी देखें, क्या देखें कि भ्रूण जो है सीधा सीधा एक सेल से बिना निषेचन के बन पा रहा है। तो बिना निषेचन के बन गया भ्रूण, तो ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग कहां पर, संकरण करवाने के लिए, मतलब हम लोग क्या बनाने के लिए, यहाँ पर ऐसे बीज तैयार करने के लिए हम लोग एपोमिक्सिस का यूज करेंगे जो बिना निषेचन के बनती है। तो बिना निषेचन के, यहाँ पर याद रखेंगे, बिना निषेचन के सीड फॉर्मेशन होती है, सीड फॉर्मेशन। तो बिना निषेचन के सीड, सीड नहीं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड नहीं, यहाँ पर क्या आएंगे, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा बिना निषेचन के, एम्ब्रियो, है ना। और इसी को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियो। तो ये बिना निषेचन के बन रही है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में क्या होंगे, एक नहीं तो एक से अधिक एम्ब्रियो बनती है, अधिक एम्ब्रियो। और कौन से सेल से बनती है, तो हम जानते हैं एग सेल में ही फर्टिलाइजेशन होता था तो बनती थी, लेकिन यहाँ पर डिप्लॉयड एग सेल सीधा क्या बना रही है, भ्रूण बना रही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एपोमिक्सिस बोलते हैं। मतलब क्या है, असंग जनन वाली, मतलब इसको हम बोलेंगे पॉली एम्ब्रियो। तो ये कंडीशन जो होती है दो है, मतलब दोनों को एक में हम ज्वाइन करके बता सकते हैं क्या, कि बिना निषेचन के एम्ब्रियो का निर्माण जो होती है एपोमिक्सिस होती है। और ये सिट्रस प्लांट वगैरह में होती है, सिट्रस स्पीसीज में, यहाँ पर सिट्रस और आम की स्पीसीज में, ठीक है। और इसी से कई एम्ब्रियो बन जाते हैं। कई एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियो। तो ये जो पॉली एम्ब्रियो बनने वाली कहानी है, उसको हम लोग यदि संकरण वाले चीजों में करेंगे, मतलब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में यूज करेंगे उस टेक्निक को, तो हमें हर साल नया बीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि हम उस जेनेटिक्स को जान जाएंगे जिसमें डायरेक्ट क्या होता है, एक सेल से क्या बनती है, भ्रूण बनती है, उसको यदि हम जान जाएंगे या उसका उपयोग कर लेंगे एक बार, तो उसी की वजह से संकर बीजों का बार बार हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इसमें से हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल को याद रखना है, ये सब थ्योरी वगैरह है उसमें, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना तक पढ़ते हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ का हमें PDF नोट चाहिए तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। उसके अलावा नीट जोन KWD क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। और ये जो पूरे चैप्टर जो चल रहे हैं सीरीज में, इनको हम लोग कवर अप करने के लिए या स्पीड में हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे नीट के स्कोर वगैरह में बात करें तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है, तो इन सबको देखने का बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।